नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा में वक्ताओं ने देश में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका विश्लेषण किया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बदइंतजामी का जो आलम है उसे देखकर आशंका बनी हुई थी कि कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और आज वो डर सच हो गया जब भगदड़ मची और उसमें कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की जान चली गई। मौत के जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं उन पर यकीन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार का एक अधिकारी तो यह भी कह रहा है कि भगदड़ हुई ही नहीं है। यह बिल्कुल मोदी स्टाइल स्टेटमेंट है दोस्तों, कि न कोई घुसा। आप याद कीजिए, जब चीन और भारत की बात हो रही थी, चीन जो है भारत की सीमा में घुसा है या नहीं घुसा है, गलवान घाटी की बात, तब नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट क्या था कि न कोई घुसा था और न कोई घुसा है। बिल्कुल उसी अंदाज में ये एक पुलिस अधिकारी वो बता रहा है कि कोई भगदड़ मची ही नहीं। हालांकि ऐसे बयान देकर सच्चाई से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। भगदड़ हुई और सैकड़ों लोगों पर इसका असर पड़ा, और शायद इसी वजह से मोदी से लेकर योगी और बीजेपी के तमाम नेता अब अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा कोई नहीं देगा, इसका यकीन है। आपको बता दूं कि कल ही सर्बिया के प्रधानमंत्री, मैं थोड़ा देश से बाहर दूसरे देश की बात कर रहा हूं, सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस बुसेविक, वहां के प्रधानमंत्री मिलोस बुसेविक ने इस्तीफा दिया, कल इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि नवंबर में एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 15 लोगों की वहां जान चली गई थी, और इस भ्रष्टाचार पर जनता नाराज थी। लेकिन वो सर्बिया है और ये भारत है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ये नया भारत है। लाल बहादुर शास्त्री जी के वक्त वाला भारत नहीं है कि रेल हादसे पर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। मोदी ने आज की घटना पर अफसोस प्रकट किया, यह बहुत बड़ी बात है कि अफसोस तो कम से कम प्रकट कर दिया, क्योंकि उन्हें फिर चुनाव प्रचार में भी तो उतरना था। वो चुनाव प्रचार में गए, मोदी अपने काम पर लग गए। आज उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनावी सभा की और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जी भर के कोसा। लेकिन अब बीजेपी के लिए दिल्ली फतह करना आसान नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी एक तरफ, आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों की असलियत जनता के सामने खोल रहे हैं। आज राहुल गांधी ने बवाना में रैली की, जहां उन्होंने संविधान और जातिगत जनगणना की बात तो की ही, और वहीं प्रयागराज के हादसे पर राहुल गांधी ने आज वीआईपी कल्चर पर भी सवाल खड़े करके बीजेपी को लाचार कर दिया। आइए जरा सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की इसी बाइट से। बाइट नहीं बल्कि ट्वीट देखते हैं राहुल गांधी की, और ट्वीट में क्या कुछ लिख रहे हैं राहुल गांधी, उसको देख लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी लिख रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। यहां अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करते हुए राहुल गांधी नजर आए, और साथ साथ वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। वहीं राहुल गांधी ने आज केजरीवाल और मोदी दोनों की जमकर खिंचाई की। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने जब बवाना में वो रैली कर रहे थे, तो जरा उस बाइट को भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी इधर दिल्ली में चुनाव प्रचार में। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, आप साफ बता दो, आप रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना चाहते हो या नहीं? मैं जानता हूं कि केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, पिछड़ों के खिलाफ हैं, गरीब लोगों के खिलाफ हैं। केजरीवाल जी को साफ कह देना चाहिए कि वो दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे
और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं और दलितों के खिलाफ हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब माइनॉरिटीज पर आक्रमण होता है, जब बीजेपी के लोगों ने आपके खिलाफ दिल्ली में हिंसा की, तो केजरीवाल जी कहां थे? मुझे आप बताओ। केजरीवाल जी आपके साथ खड़े थे? केजरीवाल जी आपके लिए लड़े? बिल्कुल नहीं। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। केजरीवाल जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं। तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी के साथ साथ एक तरफ राहुल गांधी जो हैं ये केजरीवाल जी पर सीधा हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज अपनी बातें रखी हैं और खासकर वीआईपी के लिए किए जा रहे इंतजाम से जनता को हो रही तकलीफों पर सवाल उठाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आज वो भी चुनावी प्रचार में थे, चुनावी सभा में थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण, जरा सुन लीजिए उनको भी। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात जल्दी आप तक हम पहुंचाते हैं, लेकिन महाकुंभ से लेकर दोस्तों इधर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, ये तमाम नेता जो अपनी बात रख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से देश की सियासत पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। महाकुंभ की बात अगर आती है तो वहां लगातार सिर्फ और सिर्फ बातें जो हैं वो होती हैं कि कितने करोड़ आए, कितने करोड़ लोग यहां तक अब तक स्नान कर चुके हैं, लेकिन इंतजाम कैसा है इस पर कोई चर्चा नहीं। और कैसे ये गिनती हो गई, अभी से थोड़ी देर पहले उधर इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की बात करें तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया है कि 30 लोगों की जान गई है, जिसमें से 25 लोगों की शिनाख्त कर ली गई और 5 की शिनाख्त अभी बाकी है। मात्र 30 लोगों की जान गई है यह बताया जा रहा है। लेकिन सुबह सुबह यही पुलिस महकमा बोल रहा था कि कोई भगदड़ मची ही नहीं। चलिए खैर, नया भारत है, यहां सब कुछ संभव है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया है वो देख लीजिए जरा। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं, महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जान गई है और अनेकों लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है। श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और घायलों की शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा स्वप्रचार पर ध्यान देना और बद इंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अभी कई महत्वपूर्ण शाही स्नान बचे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि आगे ऐसी अप्रिय घटनाएं न हो। श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा व मूवमेंट आदि की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए और वीआईपी मूवमेंट पर लगाम लगनी चाहिए। यही हमारे साधु संत भी चाहते हैं। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों को हर संभव मदद करें। यहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 2 महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। पहली बात यह कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाएं और दूसरी बात यह कि वीआईपी कल्चर पर रोक हो और श्रद्धालुओं को ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और मूवमेंट इन सब की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए। ये बात सरकार से उन्होंने मांग की है। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर अब जो सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, बीजेपी उनसे आसानी से पल्ला नहीं झाड़ पाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो सरकार से जवाब मांगेंगे ही। हालांकि एक एसएसपी का एक बयान सामने आया जिसमें वो भगदड़ की बात को अफवाह बता रहे हैं, जबकि मोदी भगदड़ के शिकार लोगों को पुण्यात्मा बताते हुए श्रद्धांजलि दे रहे थे। आइए पहले उसी साहब, एसएसपी साहब राजेश द्विवेदी साहब के इस बयान को सुन लीजिए और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने घर जाइए, भगदड़ कोई नहीं मची है, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं और इस पर ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। शीघ्र ही अमृत स्नान होने वाला है, जो पहले शाही स्नान होता था अब अमृत स्नान हो गया है। अमृत स्नान होने वाला है, लाभ लीजिए, जो गए सो गए। लेकिन एक तरफ ये उस समय ये एसएसपी साहब हैं राजेश द्विवेदी, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई भगदड़ भी मची है, कई जानें भी गई हैं। लेकिन उसी वक्त इधर दिल्ली में प्रचार प्रेमी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार के लिए चुनावी मैदान में थे तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं नरेंद्र मोदी?
कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी अभी थोड़ी देर पहले हो गया, जब यही पुलिस ऑफिसर, ये नहीं बल्कि इसी महकमे का दूसरा ऑफिसर आके कह रहा है कि 30 लोगों की जान गई है। कितने लोगों की जान गई है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो वहां का प्रशासन जाने, लेकिन इतना है कि अगर एक आदमी की भी जान गई है तो जिम्मेदार आखिर कौन है? इस जान की, इस मौत की जिम्मेदार कौन है, यह सरकार से पूछना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी यहां श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक तरफ इन्हीं के राज्य यानी योगी के राज्य में, बीजेपी के राज्य में, डबल इंजन की सरकार वाले राज्य में पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि किसी की जान नहीं गई है। सुनिए पहले नरेंद्र मोदी को। पुण्य आत्मा को खोना पड़ा है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उधर अधिकारी साहब जो कह रहे थे वो आप बात सुन रहे हैं। अधिकारी की बात से जाहिर है कि मामले को ढकने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार इसमें नाकाम रही और आखिर में अब कहना पड़ा कि 30 लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक तौर पर कहना पड़ा है कि 30 जानें गई हैं। महाकुंभ में बदइंतजामी पर अब बीजेपी बुरी तरह फंस गई है और संविधान और लोकतंत्र को चोट पहुंचाने के मामले में तो वो पहले से ही फंसी हुई है, आप जानते हैं। बुरी तरह फंसी हुई बीजेपी अब खुद को बचाने के लिए कौन सा नुस्खा अपना सकती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और यहां से महाकुंभ में क्या वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे? क्या वहां पर आस्था जो है वही है या आस्था के नाम पर सियासत करने की कोशिश हुक्मरान करते नजर आए हैं? ये सब भी समझेंगे। दो हमारे वरिष्ठ साथी यहां जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास पहले चलते हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर साहब जरा आपके पास ही, और सबसे महत्वपूर्ण बात की एक तरफ ये अधिकारी साहब कह रहे हैं पहले, उसके बाद में पुलिस के लोग ही कह रहे हैं कि नहीं 30 लोगों की जान चली गई। नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी नेता, सबने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। दिन भर ढकने की कोशिश की गई। कौन सी सियासत, कौन सा खेल खेल रही है बीजेपी? राजीव जी, दुष्यंत कुमार ने बहुत साल पहले लिखा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह का, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। आज सुबह से जो कुछ हो रहा है प्रयागराज में महाकुंभ में, वो कुछ इसी तरह है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुबह हादसे की सूचना मिलने के बावजूद घंटों तक, दोपहर बाद तक ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि वहां लोगों की मृत्यु हुई है। जिन वैभव कृष्ण ने, जो प्रयागराज महाकुंभ के डीआईजी हैं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकार किया कि 30 लोग मारे गए। वे भी दोपहर में ये कह रहे थे कि अभी हम राहत में इंतजामों में लगे हैं, मृतकों की सूचना हमारे पास नहीं। एसपी राजेश द्विवेदी को हम सुनवाई चुके, वे तो कतई स्वीकार नहीं कर रहे। और ये सब तब है जब देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति सब मृतकों को श्रद्धांजलि दे चुके थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का टेसू यहीं अड़ा हुआ था कि इस भगदड़ में किसी की मृत्यु नहीं हुई। यद्यपि राजीव जी, अब जो डीआईजी वैभव कृष्ण ने आंकड़ा बताया है, कुछ समाचार माध्यमों का कहना है इससे ज्यादा संख्या में लोगों की मौत हुई है। एक बड़े समाचार पत्र समूह का दावा है कि 35 से 40 लोग मरे हैं, दूसरे का दावा है कि 59 लोग मारे गए। अनेक लोग अब भी घायल हैं, घर वाले तलाश रहे हैं, मिल नहीं रहे। सूचनाएं लगाई जा रही है कि अगर आपके परिजन नहीं मिल रहे हैं तो शवगृह में जाकर तलाशें जी। अभी और पूरी संख्या, पूरी वास्तविक स्थिति कब तक सामने आएगी हम नहीं जानते। लेकिन आपका यह सवाल वाजिब है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिन भर ये प्रयास करती रही कि मुख्यधारा का तथाकथित मीडिया इस सच्चाई पर पर्दा डाल दे, और हुआ भी यही। शाम को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई है जी। जिस जगह पर दिन में कल रात से अब तक 50 लोग मारे गए,
वहां अखाड़ों के पथ संचलन पे हैं, उनके शाही स्नान के लिए जाते समय हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। हम कितने संवेदनशील हो गए। और एक और विडंबना देखी, मुख्य धारा का मीडिया 50 साल पहले हुई कुंभ की घटना याद दिला रहा है कि पंडित नेहरू के समय ऐसा हुआ। अगर तब भी हुआ था वो भी निंदनीय है। यद्यपि उस वक्त जो घटना हुई थी, एक हाथी के बेकाबू होने और नागा साधुओं ने तलवारें लेकर भक्तों पर हमला कर दिया, इसलिए भगदड़ मची। लेकिन यहां तो बदइंतजामियों के कारण सब हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने बड़े आयोजन में जो दावे किए जा रहे थे, आज भी मुख्यमंत्री कह रहे थे राजीव जी कि 8-10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। जो लोग एक दिन में 8 से 10 करोड़ लोगों की गिनती कर सकते हैं, वो कौन सी डिवाइस है, कौन सी टेक्निक है, हम नहीं जानते कैसे गिनते हैं। वे लोग मृतकों की संख्या नहीं गिन पा रहे। आपको 50 लोगों की गिनती करने में 18 घंटे लग गए। मतलब जिस प्रशासन ने 10 करोड़ लोग गिन लिए बिना आए, वो सामने रखे हुए शव नहीं गिन पा रहा जी। और इस मौके पर एक और वैज्ञानिक तथ्य की बात करना जरूरी है राजीव। ये जो हाइप बनाई गई है आयोजन को लेकर, ये अध्यात्म का आयोजन है, धर्म का आयोजन है। ये कोई इवेंट नहीं था कि सरकार ने इसका प्रचार प्रसार किया, मीडिया ने इसे मेला बना दिया। दावे इतने बढ़ चढ़कर किए गए और उन दावों की बानगी देखी। मध्य प्रदेश की कुल आबादी 7 करोड़ है। एक दिन में 25 किलोमीटर की परिधि में 50 किलोमीटर मान लीजिए प्रयागराज के आसपास, क्या 10 करोड़ लोग समा सकते हैं? वे अपने दैनिक नित्यकर्म के लिए कहां जाएंगे? कौन से ऐसे परिवहन के साधन हैं जिन साधनों से इतने लोग वहां पहुंच सकते हैं? क्या इतनी ट्रेनें चली हैं? क्या इतने टिकट कटे हैं? जितने टिकट कटे हैं रेलों में, उससे दुगने बिना टिकट भी गिन ली जी। हवाई जहाज के सारे यात्री गिन लीजिए, पैदल और 4 पहिया वाहनों, 2 पहिया वाहनों से आने वाले भी गिन। तब भी क्या 8 से 10 करोड़ लोग 25 किलोमीटर के रेडियस में समा सकते हैं? तो ये जो हाइप बनाई गई, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम बेकसूर लोग अपनी जान गंवा बैठे। इसके असली जिम्मेदारों की जिम्मेदारी शायद ही कभी तय हो, क्योंकि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 18 घंटे तक यह स्वीकार करने को तैयार नहीं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ये स्वीकार करने के बावजूद कि कुछ लोग मरे हैं, कुछ लोगों की जान गई है, संख्या उन्होंने भी नहीं खोली थी। ठीक है, हम ये मान सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आधिकारिक संख्या ही बताना चाहिए, तब भी मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार नहीं किया। और सुबह से लेकर दोपहर तक उनके ट्विटर हैंडल पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनके भाषणों की कतरने लगी थी, जिसमें सिवाय हिंदू मुसलमान के और कुछ नहीं था। तो हम समझते हैं आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जांच तो होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होना चाहिए। और अंतिम बात जी, अभी कुंभ में काफी दिन बाकी है राजीव जी, बहुत दिन अभी और चलने वाला है। और शाही स्नान के 26 फरवरी तक चलना है, 26 फरवरी तक, 26 फरवरी को अभी 1 महीने से ज्यादा का समय बाकी है जी। 28 दिन बाकी है अगर आज से जोड़ लें। जी, तो इतने दिनों में अब फिर कोई हादसा ना हो, फिर किसी बेकसूर की जान न जाए, इसका माकूल इंतजाम होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वहीं से प्रयागराज से हमारे साथी सुनील शुक्ला जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है, हुआ क्या? रात के 1 बजे के बाद की घटना, 2 बजे के लगभग, अभी से थोड़ी देर पहले पुलिस ने जो जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पुलिस का कहना है कि श्रद्धालु सो रहे थे, उस पर कुछ लोग चढ़ गए, जिसके कारण 30 लोगों की जान चली गई। क्या यही मान लिया जाए? धन्यवाद राजीव जी। ये क्यों मान लिया जाए? सवाल इस बात का है कि अगर लोग सो रहे थे तो उनको ऊपर चढ़ क्यों गए हो? अगर उनकी बात मानी जाए तो सवाल पैदा होगा ना कि चढ़ क्यों गए? ये कोई वहां पर रोक टोक नहीं थी। अब जो वहां लोग पहुंचे हुए थे, भीड़ को नियमित करने, रेगुलेट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, क्यों चढ़ गए? और अगर आज के पहले क्यों नहीं चढ़ गए? लोग तो हमेशा पड़े रहते हैं उन घाटों पर। सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में एक जगह इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए, जिनके दबाव से बैरिकेड टूट गया या लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिया। यह आज मौनी अमावस्या का दिन है। मौनी अमावस्या के बारे में क्या कहा जाता है? मौन रह करके स्नान करना।
ये जो श्रद्धालु आते हैं उसमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बातचीत नहीं करना चाहते। कुछ लोग होते होंगे लेकिन ज्यादातर ये मान्यता है। और इस तरह के इस आस्था के साथ आए हुए लोग बैरिकेड तोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, वो भीड़ इतनी हो जाए कि उसको बैरिकेड को तोड़ दे और आप कुछ न कर सके, तो किसकी विफलता है ये? सवाल है कि अगर आप ये दावा कर रहे थे कि 30-40 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आएंगे, तो उन 40 करोड़ लोगों को एक रोक तो सकते नहीं है आप, संभव नहीं है। अगर आप उनको रेगुलेट नहीं करते रहेंगे, उनको आप नियमित नहीं करेंगे, और एक संख्या के बाद आप संगम मोड पर सबको भेज नहीं सकते, यह भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ आदमी, 50 लाख आदमी एक साथ संगम मोड पर पहुंच जाए, संभव ही नहीं है। तो बाकी लोगों को विभिन्न जगहों जो मेला क्षेत्र में हैं, उनको अलग अलग स्थानों पर भेजने की व्यवस्था तो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो श्रद्धालु आया है उसके मन में किस तरह की नाराजगी न होने पावे। आपका व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए कि लोग किसी चीज को लेकर के आक्रोश व्यक्त करने लगे। जो लोग तैनात हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर दें। अगर आप पूरे मेले में, मैं मानता हूं कि पूरे शहर के मेला क्षेत्र के बाहर जो शहर का हिस्सा है, आप वहां लिख रहे हैं कि संगम का रास्ता, संगम का रास्ता, संगम का रास्ता, ठीक है, लेकिन मेला क्षेत्र में पहुंच जाने के बाद अन्य घाटों पर जाने का भी तो रास्ता आप इंगित करेंगे जी, कि अन्य घाटी बने। 16 किलोमीटर लंबा आपने घाट बना रखा है। उन घाटों पर जो है कल्पवास करने वाले लोग हैं वो नहाते भी रोज है सुबह शाम, लेकिन जो एक अन्य श्रद्धालु आया हुआ है, उस श्रद्धालु को स्नान घाट के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वह उन फोटोज को देख रहा है, जिस फोटोज में केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल जिस घाट पर स्नान कर रहा है, वो वही जाना चाहेगा ना। आप लोग अन्य घाटों के बारे में प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए तो कोई प्रयास किया नहीं जी। सवाल और दूसरी चीज कि लगातार देखिए है क्या कि अगर यह मेला चल रहा है, उस मेला को के आयोजन की जिम्मेदारी आपने कुछ लोगों के ऊपर सौंपी, तब उनको काम करने दीजिए। मुख्यमंत्री 1 दर्जन बार आ चुके हैं। केंद्रीय आज 29 तारीख को स्नान है और 27 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री वहां मौजूद है, और न केवल मेला क्षेत्र में विभिन्न धर्म गुरुओं के पास जा रहे हैं। जब आप मेला क्षेत्र में मूवमेंट होता है वीवीआईपी का, तो वह तमाम तरह की रोक टोक लगती है और लगेगी, इसको आप टाल नहीं सकते। ये जो संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग हैं, इनको सुरक्षा के साथ ही समझौता नहीं किया जा सकता, आप भी करेंगे। तो जब आप करेंगे तो लोगों के मन में आक्रोश पैदा होगा। अगर कहीं वो जा रहे होंगे, लगातार आप उनको टोकेंगे, टाकेंगे, नहीं जाने देंगे, घंटों आप उनको रोके रखेंगे, तो उनके मन में आक्रोश पैदा होगा कि आखिर क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप हमको रोक रहे हैं और घंटों मुझको एक जगह रुके रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं? दूसरी चीज, वो अगर वो आना चाहता है कहीं और आपने एक पेंटून पुल पर उसको रोक दिया, और वो देख रहा है कि जितने पेंटून पुल पर उसकी निकाल जा रही है सब खाली पड़े हुए हैं, उसके मन में तभी आक्रोश पैदा होगा कि आखिर पेंटून पुलों का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, हम क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, और आप सबको समझा नहीं सकते, आपके पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है। तो एक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को नियमित न कर पाना, ये जगह भीड़ को इकट्ठा होते देना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पीछे की प्राथमिकता देना, सत्तारूढ़ दल के से जुड़े हुए संगठनों और व्यक्तियों को प्राथमिकता देना, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिन कारणों से यह हादसा हुआ। आप ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने कहा कि 40 करोड़ आने वाले हो सकता है कोई तंत्र हो आपके पास, आप गिन लें, लेकिन अगर 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, आप उसकी उम्मीद कर रहे हैं, तो इन 40 करोड़ लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से स्नान करा देना और मेले से बाहर कर देना, इसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर बनती है। आंकड़े अगर आप बड़े बड़े करेंगे, अगर आप इस आयोजन को इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे कि भूतो न भविष्यति, तो आपके इंतजाम भी इस तरह से होने चाहिए। अगर आप तीर्थयात्रियों के साथ एक बहुत ही आदरपूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते हैं, अगर आपका पुलिसकर्मी उनके साथ बहुत ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता, तो आपका तंत्र फेल है जी। ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा 4000 हेक्टेयर क्षेत्र फैला हुआ है मेरा एरिया। बताइए सुनील जी, माफी चाहूंगा, रोकना चाह रहा हूं, एक बात बताइए, आखिर हुआ क्या था? सरकार जो कह रही है, पुलिस जो कह रही थी, वो तो हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन चूंकि आप वहीं हैं और आप जा चुके हैं इस महाकुंभ में, स्नान का आनंद ले चुके हैं, इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या जानकारी है? मैं तो राजेश जी लगभग रोज जाता हूं जी, रुक रहता भी वहां पे, कई बार रुक भी गया, देर रात तक रुक गया। सवाल देखिए, घटना का कारण यह है कि आज स्नान का दिन है। स्नान के दिन में स्थिति यह थी कि
दो क्षेत्र आप कह सकते हैं कि 3 इलाके हैं मिला के। एक करैल का इलाका है, एक दारागंज का क्षेत्र है, शहर का इलाका शहर की साइड से, और झूसी साइड से। लोगों को, जो लोग शहर की तरफ से आ रहे थे वो सीधे संगम की तरफ जा रहे थे। जो अखाड़ा मार्ग है, अखाड़ा मार्ग का मतलब उस मार्ग से जहां पे शाही स्नान के लिए विभिन्न अखाड़ों को संगम तक आना होता है, वो अखाड़ा मार्ग खाली रखा जाता है। उस पर आवाज सामान्य तीर्थयात्रियों को आने जाने की अनुमति नहीं होती है। जो एक जत्था था बहुत देर से रुका हुआ था, वो उसी अखाड़े मार्ग के पास जो बैरिकेडिंग की गई थी उसके पास वो जाने के लिए बात कर रहा था। पुलिस उनको रोक रही थी। जब वो ज्यादा भीड़ बढ़ गई तो उन लोगों ने उस बैरिकेड को तोड़ दिया। भीड़ का इतना दबाव था कि टूट गया और वो तेजी के साथ संगम की तरफ गए। संगम के घाट पर निश्चित रूप से देर रात से ही या देर शाम से कह सकते हैं आप, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उसमें प्राथमिकता उनकी होती है कि स्नान करें रहेंगे, और जो स्नान का क्रम शुरू होगा नहाएंगे, नहा करके आगे निकल जाएंगे। तो जब वो भीड़ आगे बढ़ी, उसमें बढ़ती हुई भीड़ में कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े और कुछ लोग उस भीड़ के दबाव में वो लोग भी चपेट में आ गए जो वहां पहले से बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। इस कारण से भगदड़ मची, दबाव के कारण जो उस रास्ते पर जाना चाहते थे और जो लोग थे वहां पर एकत्रित होने में पुलिस उनको नाकाम, एकत्रित होने से रोकने में पुलिस वहां नाकाम रही। आप आमतौर पर इस तरह के आयोजनों में या पहले भी हम देखते रहे इसी कुंभ को लेकर के कि भीड़ को एक जगह एकत्रित होने नहीं देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि लोग चलते रहे, और अगर आप आ रहे जो लोग आ रहे हैं उनको विभिन्न घाटों पर नहीं भेजेंगे तो निश्चित रूप से आप इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर आकर के। अगर आप जो आपने लंबा चौड़ा घाट बनाया है, अगर उन जगहों पर आप लोगों के पास कोई दिशा निर्देश नहीं रहेगा, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं रहेगा, बताने वाला नहीं रहेगा, तो लोग संगम रोज पे इकट्ठे होते चले जाएंगे। और संगम रोज पे इतनी जगह नहीं होती, सवाल इतना तक इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाए। तो घटना केवल एक घटना इस तरह से हुई है कि अखाड़ा मार्ग पर चलने की कोशिश और पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था का विफल हो जाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ है जिसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं, और चूंकि आप वहां प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हैं, लगातार जाते हैं रोज, आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि क्या हुआ। लेकिन ये दुखद है, जो भी है दुखद है। और गिनती आप ये जरूर कर रहे हैं कि कितने लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन आपके पास ये गिनती नहीं है कि कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की मौत हुई, और उसके लिए आपको 18 घंटे लग जाते हैं, जैसा आप तमाम साथी बता भी रहे हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, जरा है जिसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं, और चूंकि आप वहां प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हैं, लगातार जाते हैं रोज, आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि क्या हुआ। लेकिन ये दुखद है, जो भी है दुखद है। और गिनती आप ये जरूर कर रहे हैं कि कितने लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन आपके पास ये गिनती नहीं है कि कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की मौत हुई, और उसके लिए आपको 18 घंटे लग जाते हैं, जैसा आप तमाम साथी बता भी रहे हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, जरा है जिसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं, और चूंकि आप वहां प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हैं, लगातार जाते हैं रोज, आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि क्या हुआ। लेकिन ये दुखद है, जो भी है दुखद है। और गिनती आप ये जरूर कर रहे हैं कि कितने लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन आपके पास ये गिनती नहीं है कि कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की मौत हुई, और उसके लिए आपको 18 घंटे लग जाते हैं, जैसा आप तमाम साथी बता भी रहे हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, जरा है जिसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं, और चूंकि आप वहां प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हैं, लगातार जाते हैं रोज, आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि क्या हुआ। लेकिन ये दुखद है, जो भी है दुखद है। और गिनती आप ये जरूर कर रहे हैं कि कितने लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन आपके पास ये गिनती नहीं है कि कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की मौत हुई, और उसके लिए आपको 18 घंटे लग जाते हैं, जैसा आप तमाम साथी बता भी रहे हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, जरा है जिसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं, और चूंकि आप वहां प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हैं, लगातार जाते हैं रोज, आपसे बेहतर। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और इससे आगे की सियासत पर भी हम चर्चा करेंगे। इधर दिल्ली में चुनाव, और आज की इस घटना के बाद, बहुत दुखद घटना, सुबह सुबह जब यह खबर मिली उसके बाद से बिल्कुल चाय पीने की इच्छा नहीं, लेकिन मोदी जी जाकर प्रचार करने लगे 12 बजे। क्या सियासत है प्रेम कुमार जी, कैसी सियासत है जहां संवेदना नाम की चीज नहीं है। और इतने ही नहीं, बल्कि फूलों की बारिश करवा रहे हो आप, जब स्नान हो रहा है तब थोड़ा तो शर्म करते, बेशर्मी की हद है।
लेकिन खैर, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी। प्रशांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रेम कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और सीधा आपके पास ही, ये सियासत किस दिशा में जा रही है प्रेम कुमार जी? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, सुबह से जो घटना घटी, हम सब मान रहे हैं कि बहुत दुखद घटना है, संवेदनशीलता हमें है, लेकिन क्या वास्तव में इस दुखद घटना को दुखद वो लोग मान रहे हैं जो आयोजक हैं, जो लोग अपने कार्यक्रम की सफलता का दावा कर रहे हैं? ये इसको वो छोटी मोटी घटना मानते हैं। भाई इतनी बड़ी घटना हुई तो ये तो छोटी मोटी घटना हो ही जाती है। इसी रूप में सबका रवैया दिखा है। आप देखेंगे, ये जब घटना घटी तो उसके सुबह सुबह योग गुरु रामदेव वगैरह तो स्नान कर चुके थे, उनकी विजुअल्स आ रहे थे, स्नान कर रहे थे, टीवी चैनल दिखा रहा था शाही स्नान स्थगित, देर में होगा, प्रतीकात्मक होगा, ऐसे वैसे भ्रम फैला रहे थे कि क्या हो रहा है वो बता भी नहीं रहे थे, लेकिन ये लोग जाके स्नान कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जो पीड़ितों की पीड़ा है, वो अगर समूह में थे, अगर 9 लोगों का समूह है, उसमें 2 मर गए, तो वो लाश के साथ में रो रहे थे, तो पुलिस ने उनको आगे बढ़ो बोल के खदेड़ दिया, लाश से भी अलग कर दिया। और ऐसी एक नहीं, कम से कम 2 बाइट तो मैंने सुनी है जो रोते रोते बता रहे थे जी। तो आप समझिए, लाश से परिजनों को अलग कर देने का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या मतलब लाशों की गिनती छिपाई जाना इसका मतलब? तो गंगा में बहा दिए गए कि बह गए, कोई नहीं जानता। गिनती देर से पता चलने का कारण होता है। अफवाह मत फैलाइए, अफवाह फैलाने का है, फैलने का कारण होता है कि आप सच नहीं बताते हैं, छुपाते हैं जनता से, तो फिर अब ऐसी घटनाएं घटती है तो लोग सोचेंगे ना कि गए कहां लोग, इतनी भगदड़ हुआ क्या? ये तो एक पहलू है। दूसरा इसका पहलू यह है, वो अफसर जो चोंगा लेकर के माइक में बोल रहा है कि भगदड़ की संभावना है, आप लोग रात में आ गए हैं, उठ जाइए और जल्दी जल्दी स्नान कर लीजिए। बताइए, कोई बड़ा अधिकारी भगदड़ की संभावना भीड़ में, ये खुलेआम बताया जा रहा है। और उसके बाद घटना घट जाती है। घटना घटने के बाद दूरदर्शन का रवैया देखिए। दूरदर्शन, या मैं पूरी मीडिया को बोलता हूं, लेकिन दूरदर्शन को खास तौर से जो एयर विजुअल दिखा रहा था, एरियल विजुअल जिसको बोलते हैं, ड्रोन विजुअल्स, और बता रहा कुछ सामान्य हो गया है, लोग स्नान करने लगे हैं। तो ये हादसा बड़ी बात नहीं है, सब स्नान करने लगे हैं। थोड़ा आगे आ जाइए जी, आवाज आपकी कट रही है। जबकि पत्रकारों की जिम्मेदारी, जो घटना घटी है उसके कारणों की, उसके जिम्मेदार लोगों के लापरवाही की, लाश कहां है, परिजन की पीड़ा क्या है, वो लोग ये उनको कैसे बताएं, कैसे कोई टोल है, इन सब चीजों के लिए होती है। कहीं दिखा क्या? इनमें से कोई भी काम पत्रकार करता दिखा क्या? दूरदर्शन तो मैं बता रहा हूं कि एरियल व्यू दे रहा था कि देखिए सब कुछ सामान्य चल रहा है, लोग फिर से नहाने लगे हैं, कुंभ जारी है, ये बताने में लगा। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू राजनीतिक है जो आप बता रहे हैं। ये जो सारी घटना की जड़ में है वो क्या है? यही तो है कि 7-8 हजार करोड़ रुपए का जो बजट हुआ, वो वीआईपी को कैसे महाकुंभ स्नान कराया जाए। आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था थी क्या? आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ये 7-8 हजार करोड़ रुपए वीआईपी के लिए, या अपने उच्च मध्यम वर्ग के लिए, या जिसका रसूख होता है, जिसकी पहुंच होती है, उनको कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट के स्नान करा दिया जाए। इसी व्यवस्था का नाम है ये महाकुंभ। अरे हट जाओ तुम लोग, कोई जरूरत नहीं है, तो ये होने वाला नहीं है। तो महाकुंभ आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है। तुम लोग आकर के वीआईपी के लिए ये महाकुंभ कर रहे हो क्या? ये सवाल पूछने का वक्त है। ये सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। और ये महाकुंभ करके जो ये आपदा थोप दी गई है, ये शव हम पर थोप दिए गए हैं, लाशों के अंबार जो लगे, जिसकी ओर से ध्यान हटाया जा रहा है। अब आपत्ति हो सकती है कि प्रेम कुमार लाशों के अंबार मत बोलिए,
अरे तो क्या बोले, आपके हिसाब से बोलते रहे, आप छिपाते रहिए आंकड़े, लोग मर, कोई जवाब देने आपका वीडियो अटक रहा है, पीड़ों पे तैयार नहीं है। ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट्स ने जो माहौल बनाया है, ये तीसरा पहलू है। अब इसी का राजनीतिक पहलू भी है। भाई 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी कुंभ स्नान करेंगे, क्यों? क्योंकि दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव है। इससे पहले अमित शाह जी गए। इसका दूसरा एक और पहलू है कि महाकुंभ की तैयारी जहां हो रही है, जहां महाकुंभ हो रहा है, उसका मुख्यमंत्री दिल्ली में आ रहा है चुनाव प्रचार करने के लिए। उसकी प्रायोरिटी महाकुंभ नहीं है, उसकी प्रायोरिटी दिल्ली में चुनाव प्रचार करना है। यह भी उसका एक पहलू है। और प्रधानमंत्री जी जब अब जाए ना, हिम्मत है तो जाए 5 तारीख को महाकुंभ में स्नान करें। वो वोटों की जो आप जितनी डुबकी लगाएंगे, उससे न जाने कितने लाख गुना वोट आपके कट जाने वाले हैं। आप लगाइए जाके डुबकी, जैसे अयोध्या में आपने किया और हारे देश का चुनाव। आप जाइए महाकुंभ में, लगाइए डुबकी। मैं कौन होता हूं चुनौती देने वाला, लेकिन मैं देखना भी चाहता हूं। लगाइए डुबकी, दिल्ली के चुनाव आप हार नहीं जाते तो हम अपना नाम बदल देंगे। ये है, आप जनता की इमोशंस से आप खेल रहे हैं। आप खेलिए और खेलिए जाकर के। ये प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड होगा, चुनाव के दिन में महाकुंभ में स्नान करेंगे। इसी सब के वजह से सबको पता है कि भाई काम जो है, एडवर्टाइज ज्यादा करो, काम कम करो, हल्ला ज्यादा करो, काम कम करो। चुनाव से इस पूरे महाकुंभ में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा सवाल किसने उठाए? सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश यादव ने उठाए। एक तस्वीरें रह रहकर व्यवस्था की वो बताते रहे, लेकिन मीडिया क्या करता रहा? मीडिया करता रहा कि अखिलेश यादव जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं और महाकुंभ उनसे बच नहीं रहा है। हिम्मत है तो मुसलमानों के इस पर पर्व पर सवाल उठाकर इस तरह की वाहियात बातें करता रहा। आज बताइए सच्चा हिंदू, वो जो महाकुंभ की अकुव्यवस्था पर उंगली उठा रहा था, वो सच्चा हिंदू है कि वो उसकी जो पर्देदारी कर रहा था, जिसकी परिणति लाशों के ढेर में हुई है, वो सच्चा हिंदू है? ये आज डिबेट होनी चाहिए कि तुम बताओ, जवाब दो, नहीं तो तुम हिंदू नहीं हो, हिंदुओं के हत्यारे हो। महाकुंभ में जो अव्यवस्था हुई, कुव्यवस्था हुई, उस पर उंगली उठाने वाले को तुम गैर हिंदू बोल रहे थे, हिंदू विरोधी बोल रहे थे। ये सारी चीजें अब स्पष्ट हुई हैं, जनता के सामने आई हैं। ये भी राजनीतिक कौन बनाता है? जब आप महाकुंभ को अपनी सरकार की, अपने पार्टी की, अपने 20 वाले नारे की जब जीत के तौर पर दिखाते हैं, तब ये राजनीति होती है। और लाशों की राजनीति इसी का नाम है, और कुछ नहीं होता है। लाशों की राजनीति, लाश के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है। मर गए सो मर गए, ऐसी घटना तो होती रहती है। ये भावना में ये महाकुंभ की ये घटना घटी है। और मेरा पूरा विश्वास है कि अयोध्या से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश हुई, जनता ने उनको जवाब दिया या ऊपर वाले ने उनको जवाब दिया। यहां भी ये ऊपर वाले और ये जनता जो है वो जवाब देगी। जी। ऐसे हम यहाँ 6 लोग हैं, 6 में से सिर्फ सुनील शुक्ला जी वहां कुंभ में स्नान किए हैं, बाकी हम लोगों 5 लोगों ने स्नान नहीं किया है। ऐसा ही है ना? आप लोगों में किसी ने, आपने भी कर लिया है? प्रेम कुमार जी, मैं एक बात बता दूं, जैसे कुंभ के बारे में कहते हैं कि जहां जहां अमृत गिरा वहां कुंभ होता है। तो मेरी बहन गई हुई थी कुंभ में स्नान करने, तो वहां से वो पानी गंगा का ले आई थी। तो आज मौनी अमावस्या के दिन बाल्टी में हमने उसका भी 2 बूंद डाल करके इसको हमने अमृत बना लिया था। ये भी मैं बता दूं। नहीं, आप गए नहीं ना वहां, क्योंकि आप अगर नहीं गए तो आप देशद्रोही हैं। एक बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप ले सकते हैं सर्टिफिकेट। जो कुंभ में नहीं गए वो सारे देशद्रोही हैं। एक बाबा सर्टिफिकेट बांट रहा है, तो वो सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। और उस बाबा के करीब रहते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, करीब रहते हैं। राज्य का बाबा मैं हजारों प्रकाश वर्ष दूर भी नहीं रहता ऐसे बाबाओं के। मैं हजारों जितनी धरती से सूर्य की दूरी है, हाँ, मध्य प्रदेश से आते हैं वे। उस बारे में सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं कि बाबा जी ने जो कहा है जी, बाबा से ये पूछना चाहिए कि हमारे देश की सेनाओं में काम करने वाले लाखों जवान सीमा पर तैनात हैं, वे कुंभ में स्नान करने नहीं आ पाएंगे। क्या वे देशद्रोही हैं? हजारों लाखों लोग अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे,
सेना के अलावा भी 140 करोड़ लोगों में कुंभ प्रशासन के दावे को ही मान ले तो 40 करोड़ लोग आने वाले, तो बचे 100 करोड़ लोग देशद्रोही है भारत भूमि में। तो ये मूर्खता के महाविस्फोट का समय है राजीव जी। कोई किसी को भी देशद्रोही बताने के लिए तैयार बैठा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1954 की कुंभ की भगदड़ की याद दिलाई है, उसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार थे। अब 2025 में जो भगदड़ हुई है, 55-56 साल बाद कोई सवाल पूछेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अभी सवाल पूछेंगे तो देशद्रोही है, अपन 55 साल बाद पूछेंगे कि 2025 में जो भगदड़ हुई थी उसके लिए जिम्मेदार कौन था। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत दुखद है। आस्था अपनी जगह पे, आप की जिसमें आस्था है पूरे तन मन धन से आप समर्पण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप आस्था के नाम पर दिखावा करते हैं, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, और फिर देश की आम जनता जो नॉर्मल, जो रोजी रोटी के लिए रात दिन एक करती है, उसके लिए बदइंतजामी हो, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और यह सब कुछ वोट बैंक के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी बता रहे थे कि हर खंबे पे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, आखिर क्या कर रही है वहां पे? योगी आदित्यनाथ की तस्वीर क्या कर रही है वहां पे? इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। इस्तीफा तो मांग रहे हैं। हालांकि आता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, लेकिन उन्हीं के कैबिनेट के एक मंत्री संजय निषाद क्या कुछ कह रहे थे दिन में, जरा उनको भी सुन लेते हैं। मैं चाहूंगा कि सुनिए संजय निषाद को कि कह क्या रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है संजय निषाद की बाइट भी सुनना, क्योंकि यहां संवेदनहीनता की हद है। एक पुलिस ऑफिसर तो बता ही रहा था, उसको आपने सुन लिया, और बाद में अब उनको आखिर में आना पड़ा, क्योंकि दुनिया के दूसरे, हमारे देश के बाहर की जो न्यूज एजेंसियां हैं, वो लोग जब लिख रहे हैं कि इतने मर गए, इतने भगदड़ में इतने लोगों की जान चली गई, और तब क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी को वहां भी मत्था टेकने जाना है, यूएस तो जाना है ना, तो इसलिए अब यहां पे बताना पड़ेगा आपको कि हां ये हादसा हुआ है। पर्सनली ये बहुत दुखद है हमारे लिए, आपके लिए, आप सबके लिए। जान गई, लेकिन जान के नाम पर उसको छिपाकर आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहां चुनाव है, इसलिए क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव है। आपको पता होगा अयोध्या, मिल्कीपुर, वहां भी चुनाव है, उपचुनाव एक जो रोका गया था, 5 तारीख को वहां भी चुनाव होना है। क्या इन सब पे असर पड़ेगा? इसलिए हर जगह सियासी रोटियां सेकनी है। जरा संजय निषाद के उस बाइट को अगर सुना सकते हैं तो सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले प्रशांत जी आपके पास आता हूं, क्या कहेंगे इस पे? सुन लेंगे हम बाद में संजय निषाद को भी, वही बेतुका बयान है, लेकिन आपकी बात। जी देखिए राजीव जी, यहाँ पे सुनील शुक्ला जी बैठे हैं, और मैंने कुंभ नगर में रहकर कुंभ की रिपोर्टिंग की है 1 महीना लगातार, और बेहतरीन इंतजाम होता है। मैं आज के इंतजाम की बात नहीं कर रहा हूँ, परंपरागत रूप से अर्ध कुंभ और कुंभ में इंतजाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अंतर नहीं होता, उतने ही लोग आते हैं, वैसे इंतजाम होता है। और जो मेरा प्रशासन है उसको तमाम तरीके आते हैं। सवाल यह कि जो 40 लोगों की जान गई है, 40 लोगों की फिगर अभी न्यूज एजेंसीज में आई है, ये 40 लोगों की जान की जिम्मेदारी वीआईपी कल्चर की है। मौनी अमावस्या का जो स्नान होता है वो सबसे बड़ा शाही स्नान होता है। इसी की भीड़ को मद्देनजर रख के सारी तैयारी की जाती है। मैं आपको अपना आंखों देखा वाकया बता सकता हूं कि एक कुंभ में हम लोग मीडिया टावर में थे, संगम में, और वहां भगदड़ मची। 30 सेकंड के अंदर वो भगदड़ लोगों का घनत्व था भीड़ का, वो छट गया, और वहां पे केवल चप्पलें दिखाई दी। कोई घायल नहीं हुआ, कोई किसी की मौत नहीं हुई। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए जगह जगह। जो बैरिकेटिंग है उसकी जो व्यू रचना है वो बिल्कुल चक्रव्यूह जैसी होती है, और उसकी ट्रैफिक स्कीम्स होती हैं। जब मैं कवर कर रहा था तो तब 21 ट्रैफिक स्कीम थी कि कहीं पे भी किसी भी सीसीटीवी कैमरा की रेंज में अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है तो पीछे के गेट बंद हो जाएंगे, आगे खुल जाएंगे। अब तो 30 साल, मैं आपको 30 साल पहले की मैं बता रहा हूं, अब तो 30 साल में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है।
अब तो रोबोटिक कैमरास हैं, तमाम तरीके के सेंसर्स हैं। हुआ यह है कि और शाही स्नान के दिनों में किसी वीआईपी को कोई इजाजत नहीं होती थी कभी भी। मैंने वहां कुंभ नगरी में कभी भी किसी नेता के पोस्टर नहीं देखे थे। वहां का वीआईपी जो अखाड़े के महंत है वो वीआईपी होते हैं, उनका रास्ता अलग होता है और वो पहले शाही स्नान करते हैं और उसके बाद बाकी लोगों के लिए स्नान खुलता है, लेकिन वो रास्ते अलग अलग हैं। तो अगर वीआईपी वहां जाएंगे, जाहिर सी बात है कि प्रशासन का अमला विचलित होगा, लगेगा डिप्लॉयमेंट अलग तरीके से होता है उनका वीआईपी का, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है। और वही हुआ होगा कि वीआईपी कल्चर की वजह से कहां कुंभ में कभी आपने देखा इतने सालों में कि वहां पूरा कैबिनेट गया हो और पानी में खेल रहे हो, रील बना रहे हो। तो प्रशासन अगर मंत्रियों के रील बनवाएगा वहां खड़े होके, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन की जो जिम्मेदारी है उससे ध्यान भटकेगा। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता मुझको कि कोई भीड़ आई और उसने बैरिकेड तोड़ दिया। बैरिकेड तोड़ दिया तो आगे रुक जाएंगे, पीछे की भीड़ कंट्रोल हो जाएगी। वो तो बहुत पुख्ता इंतजाम है। तो कंट्रोल रूम से मतलब 100-150 जगह पे कैमरे लगे होते हैं कि पॉइंट पे कैमरे लगे होते हैं और वो मॉनिटरिंग होती है। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं कोई एसओपी फॉलो नहीं हुआ है, कुछ लोगों की लापरवाही हुई है या कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ है, वरना तो इतना पुख्ता इंतजाम मेला प्रबंधन का होता है प्रयाग में, उससे उसमें ये संभव नहीं आज की तारीख में। मैं तो खुद इसको कई बार देख चुका हूं। कई बार होता है कि दुर्घटना हो जाएगी, लेकिन वो 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर भीड़ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि वो कैमरे से वॉच करते हैं टीवी कंट्रोल रूम से और तुरंत मैसेज कन्वे होता है और 15-20 सेकंड के अंदर वो भीड़ नियंत्रित हो जाती है। वो भीड़ को डाइवर्ट कर देते हैं जी। अभी सुनील जी बता रहे थे, मैंने भी पढ़ा, 20-22 किलोमीटर दूर आप चक्कर लगवा रहे हैं तीर्थ यात्रियों का। कितने बुजुर्ग लोग आते हैं, कितने क्या लोग आते हैं, क्या? क्योंकि आपको वीआईपी इसको सुविधा देनी है। देखिए जो अखाड़े हैं वहां पे, अखाड़े तो कुंभ नगर में ही हैं और उनका रास्ता निश्चित है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन अगर किसी वीआईपी के लिए आपको इंतजाम करना है तो आपको व्यवस्था कुछ ना कुछ बदलनी पड़ती है। ये वीआईपी कल्चर की वजह से दुर्घटना हुई है। बिल्कुल बिल्कुल वहां सही पे आप कह रहे हैं। फिर जा रहे हैं, वहां मिनिस्टर जा रहे हैं, मुख्यमंत्रियों के पोस्टर लगे हुए वहां पे। योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति, अपनी जो मोदी के बाद अपनी जो दावेदारी है वो उसको वहां पे साबित करने के लिए पोस्टर लगे हुए उनके। ऐसी मीडिया में तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, हर कदम पे पोस्टर लगा हुआ उनका। इसकी क्यों आवश्यकता है इसकी? ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पोस्टर ने कुछ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इस पोस्टर से, इन पोस्टरों से आपकी प्राथमिकता नजर आती है कि आपकी प्राथमिकता अपनी ब्रांड बिल्डिंग है। आपकी प्राथमिकता सुचारू रूप से बिना किसी की नुकसान हुए एक मेले को जो है, मेले के प्रबंधन को ठीक ठाक ढंग से किया जाए। वहां पे बहुत सारे लोग, बहुत से अधिकारी पुराने होंगे और सबको आइडिया होता है, बहुत उसके कॉन्ट्रैक्टर्स कुंभ के, उसके टेंट वाले, उसके तमाम रास्ते बनते हैं स्टील के शीट्स के, वो सब कॉन्ट्रैक्टर, सबको एक तरीके से ट्रेनिंग है कितने सालों से उस कुंभ, माघ मेला और कुंभ को ऑर्गेनाइज करते करते। लेकिन अगर वीआईपी मूवमेंट की वजह से सब व्यवस्था अस्त व्यस्त करेंगे तो दुर्घटनाएं होंगी। बहुत असंवेदनशील है जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं। आपको 40 लोग मरे हैं, 40 लोगों की मौत हुई है, आपको वहां पे जाना चाहिए था। नहीं जा सकते तो कम से कम अपने राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित करें। बिल्कुल जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पे आप जाएंगे तो फिर वही होगा कि सारा इंतजाम अस्त व्यस्त होगा। लेकिन राजनीति इसमें दूर रखना चाहिए इसको राजनीति से।
जी, अभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है, जरा सुन लेते हैं। योगी आदित्यनाथ अब बता रहे हैं, सुबह 8 घंटे बाद जब उनका बयान आया था तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब वो आंकड़ों की पुष्टि कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। जरा सुन लीजिए। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। तो सुन लिया आपने, यहाँ पर साफ साफ 30 लोगों की दुखद मौत हुई है और 36 घायलों का प्रयागराज में इलाज चल रहा है। ये बातें बता रहे हैं, कैसे हुआ ये इसका ब्यौरा दे रहे थे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ये ब्यौरा तो दे रहे हैं। और इस काउंटिंग में बहुत देर कर दी सरकार ने, क्योंकि बाकी काउंटिंग तो करोड़ों में करने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन ये छोटी काउंटिंग जिसमें जान चली गई, ये सूचना देने में तकलीफ हुई और तकलीफदायक है, तकलीफ होगी, क्योंकि चुनाव है किसी और राज्य में, दिल्ली में चुनाव है और प्रचार के लिए भी आना था। नरेंद्र मोदी भी प्रचार के लिए चुनाव में पहुंचे ही थे और बाकी तमाम नेता इनके पहुंचने वाले थे। कुछ पहुंचे हैं, कुछ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच ऐसी दुखद घटना कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर धकेलती है। और इसलिए भी यहां यह सवाल उठता है कि आखिर आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, ये सब जानते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति, आस्था की राजनीति में आप ये जो चाशनी लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप ऐसी खबरों को दबाने की कोशिश करें, तो फिर ठीक नहीं है। मीडिया का भी रोल यहां बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन बहुत बुरा रोल है आज की तारीख में देखा जाए तो। अमलेंदु उपाध्याय जी। बिल्कुल राजीव जी, मीडिया का रोल भी बहुत खराब रोल है। सुबह ही हम लोग देख रहे थे कि वो जो 2000 के नोट पे चिप दिखा रही थी महोदया, वो सुबह बता रही थी कि कैसे देखिए कितना अच्छा इंतजाम किया गया है, बिल्कुल सब व्यवस्था चाक चौबंद है। और लोग जो थे वो असल में वो 5 किलोमीटर घूम के ना जाना पड़े, इसलिए रेलिंग कूद कर चले गए, इसलिए ऐसी घटना हुई। और बिल्कुल सब ठीक ठाक है और पुष्प वर्षा हो रही है। वो बता रही जो 2000 के नोट पे चिप बताया करती थी, उन वो बता रही थी, प्रयागराज से लाइव बता रही थी। सवाल राजीव जी ये है कि क्या अब जैसे कि सोशल मीडिया पे तमाम इवेंट बट्स चल रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया में बताई जा रही है कि वो जो कमिश्नर साहब है, वो पंत साहब है, जो बता रहे हैं कि भगदड़ मचने वाली है। द्विवेदी जी एसएसपी साहब है, वो बता रहे हैं कि कोई घटना नहीं हुई है। तो योगी जी के खिलाफ चल क्या रहा है ये राजीव जी? अगर मतलब कुछ हो रहा है तो, अगर ये षड्यंत्र रहा है कुछ, तो अभी तो योगी जी जाने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये इसको मैनेज किया गया, और सुबह राजीव जी मतलब पूरा ऐसे ही शुरू में तो खबरें जो आई ये आ गई कि 17 लोगों की जान चली गई है। हम लोग भी जब उसके खबर को तैयार कर रहे थे, कोई पुष्ट समाचार ही नहीं था, सरकारी सोर्स से कोई खबर ही नहीं थी कि कितने की मृत्यु हुई, कितनी हुई है। मालूम पड़े कि हम दूसरे मीडिया आउटलेट के देखे हुए कुछ खबर देते तो गलत होगा, तो हम तो जिम्मेदारी के साथ खबर देते हैं, तो हमने तो खबर तब तक अभी 2 दिन पहले आग लगी थी, आपको याद होगा, सेक्टर 19। 2 दिन पहले राजीव जी आग लगी थी, उससे भी कोई सबक नहीं लिया गया। 2 दिन पहले आग लगी थी, तब कोई सबक नहीं लिया गया। तब भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव
दिन में कम से कम 3 ट्वीट जो है इस पे करते ही थे कि प्रयागराज में क्या चल रहा है, किस तरीके चल रहा है। कोई सबक जो था वो लेने का काम नहीं किया गया और पूरी मौज मस्ती। अब कल राजीव जी को दिखाया पूरा दिन भर जो है वो अमित शाह गए हुए हैं। अब बताइए राजीव जी, एक 75 किलो के व्यक्ति को मतलब गंगा में नहाते हुए दिखाने का उस पर टीवी पे क्या जरूरत है? तो वो नहा रहा है, चुटकी नहीं लगा रहा है, ये दिखाने की क्या आवश्यकता थी? और सोशल मीडिया पे तमाम क्लिप्स जो वायरल हो रही है कि किस तरीके से महिलाएं जो अमित शाह को बददुआएं दे रही हैं, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बददुआएं दे रही हैं और किस तरीके से पीएम मोदी को बददुआएं दे रही है कि इनके आने की वजह से सब कुछ व्यवस्था खराब हो रही है। ये जो आए अमित शाह, इसमें व्यवस्था खराब हुई। आज सुबह भी राजीव जी जिस समय खबर आ चुकी थी, उसके बाद बाबा रामदेव जाकर वहां स्नान करते हैं, उनके सबसे बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये अब मैसेज आ जाता है। हेमा मालिनी जाकर स्नान करती है, वो भी बताती है बहुत अच्छी व्यवस्था है और सनातन संस्कृति जो फल फूल रही है, उनकी तरफ से भी आ जाता है। तो यानी पूरा व्यवस्था जो है राजीव उससे किस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट इसके जरिए किया जाए। और एक तरीके से देखा जाए तो जो युद्ध चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में अंदर, उसमें जो है कौन किस पर भारी है ये दिखाने की कोशिशें जो थी वो लगातार जारी रही। 7,000 करोड़ रुपए का बजट अगर सिर्फ इस पे खर्च कर दिया जाए कि कौन बड़ा नेता है, मोदी जी बड़े हैं कि योगी जी बड़े हैं, तो सवाल तो उठेगा ये 7,000 करोड़ रुपए ना मोदी जी के ना योगी जी के हैं, आम जनता के पैसे जो खर्च किए गए। फिर राजीव जी अगर ये कहा जा रहा है कि साहब 40 करोड़ लोग आए और आज बताया गया कि 10 करोड़ लोग जो आ गए, 10 करोड़ का मतलब कितना होता है मालूम है किसी को? दिल्ली की आबादी कितनी? 2 करोड़ के आसपास जी। तो 2 करोड़ राजीव जी, अगर दिल्ली के लोग उतर आए सड़क पर तो दिल्ली में क्या हाल होगा? सुबह ऑफिस जाना दूभर हो जाता है, 10 मिनट की दूरी जो है वो 2 घंटे में पूरी होती है और बताया जा रहा है कि 4 करोड़ लोगों ने सुबह डुबकी लगा ली। तो भाई ये कौन सा गणित है, ये कौन सा जो है इनके पास विज्ञान आ गया है जिसके जरिए इन्होंने 4 करोड़ लोग अगर घुस जाए ना गंगा में तो गंगा बाहर आ जाएगी, गंगा का पानी बाहर आ जाएगा, सुनील शुक्ला जी के घर तक आ जाएगा पानी। नहीं राजीव जी, वो जो जहाज अटका पड़ा है ना, वो जो चला था क्रूज जो चला था बनारस से जाके मोकामा पे अटक गया था, वो गंगा सागर पहुंच जाएगा, इतना पानी निकलेगा अगर 4 करोड़ एक साथ डुबकी लगा लेंगे। तो ये जिस तरीके से राजीव सब किया गया, ये कुल मिलाकर जो है ये पूरा एक तरीके से देखा जाए राजनीति, इसको धर्म को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया और एक तरह से कहा जाए कि धर्म का व्यापार और राजनीति दोनों जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की। और इस दुर्घटना के लिए सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे राज्य की हो, वो जिम्मेदार है, दोषी है और इस्तीफा दे देना चाहिए नरेंद्र मोदी को भी और योगी आदित्यनाथ को भी, मगर देंगे नहीं क्योंकि ये एनडीए है। राजनाथ सिंह जी बता चुके हैं यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, लाशें चाहे कितनी भी गिरती हैं। इसी संगम पे राजीव जी कोरोना काल में लोगों ने खबरें देखी कि किस तरीके से लाशें जो थी वो गंगा में जो थी रेत के नीचे से हवा चली, दफनाई गई थी रेत में, अब हवा चली और रेत ऊपर का उड़ गया तो लाशें ऊपर आने लगी। तो लाशों से भारतीय जनता पार्टी का वो शायद ऊर्जा मिलती है या क्या है पता नहीं, इसलिए शमशान और कब्रिस्तान की बातें प्रधानमंत्री करते हैं चुनाव के दौरान कि शमशान और कब्रिस्तान बनाएंगे। तो ऐसे शमशान और कब्रिस्तान बनाएंगे, इसलिए मोदी जी को किसी ने प्रधानमंत्री नहीं चुना था और ना योगी जी को इसलिए किसी ने मुख्यमंत्री चुना था कि आप इस तरीके से शमशान और कब्रिस्तान बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत दुखद है इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी लेकिन हम एनालिटिकल वे में चर्चा तो करेंगे, इसकी विश्लेषण तो करेंगे। हमारे 5 साथी यहाँ मौजूद हैं और इन 5 में से एक साथी सुनील शुक्ला जी ऑलरेडी वहीं से मौजूद हैं जहां पर यह घटना घटी है, यानी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। सियासी मायने जरा तलाशने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आखिर इसके सियासी मायने क्या हैं। जो घटना घटी इसकी नहीं, घटना के बाद और घटना से पहले इसकी तैयारियां, प्रचार प्रसार, चुनाव सिर्फ एक जगह अभी दिल्ली में, उसके अलावा नजरें बिहार पर भी, नजर देश की राजनीति पर भी, क्योंकि इस कुर्सी पर भी बैठे रहना है, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे रहना है, बने रहना है। कैसे इसको देखते हैं आप? राजीव जी, नजर उत्तर प्रदेश के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव, 2-3 बातें जोड़ना चाहता हूं। इसमें जो सियासी कौन है उस पर बाद में आएंगे, जो नैतिक कौन है, जिम्मेदारी का, हमारे सब साथियों ने जिम्मेदारी की बात कही, लेकिन 2014 के बाद से नैतिकता नाम का शब्द हमारे भारत की राजनीति से विलोपित कर दिया गया, उसको एक्सपेंड कर दिया, हटा दिया। वरना 2013 में इलाहाबाद जंक्शन पर इस ऐसे ही कुंभ में एक भगदड़ हुई, 36 लोग मारे गए,
आजम खान प्रभारी मंत्री, तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। मैं चाहता हूं इस देश के लोग उस वक्त की रिपोर्टिंग देखें, अखबारों और चैनलों ने किस तरह से रिपोर्टिंग की थी, किस तरह सरकार से सवाल पूछे थे, और सवाल पूछने का ही नतीजा यह था कि अखिलेश यादव ने आजम खान से इस्तीफा दे दिया, जबकि वो घटना जंक्शन में हुई थी, रेलवे स्टेशन पर हुई थी। वो मेला परिसर मेला प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं हुई। देखा जाए तो रेलवे स्टेशन पर होने वाली दुर्घटना के लिए रेल मंत्री जिम्मेदार माने, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने मंत्री से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब इस अमृत काल में इस्तीफे की कल्पना करना ही बेमानी है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री घटना को ही स्वीकार नहीं कर रहे थे 18 घंटे तक। वो भी तब तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शोक जता चुके थे कि कुछ लोग मारे गए हैं या मृत्यु हुई है। पुण्यात्मा प्रधानमंत्री जी ने कहा, सचमुच में वे सब पुण्यात्मा ही थे, तो बिना किसी अपराध के अपने जीवन से हाथ धो बैठे, वे पुण्यात्मा ही थे। अब इसका जो राजनीतिक पक्ष है वो ये है, जो प्रधानमंत्री, आपने बहुत सही कहा था, जो प्रधानमंत्री चीन के अतिक्रमण को स्वीकार नहीं करते, कह देते न कोई घुसा है न घुसाया है, वे राज्य सरकार, राज्य के गृह मंत्रालय, राज्य की पुलिस, इन लोगों के द्वारा आधिकारिक पुष्टि न होने के बावजूद ट्वीट कर देते हैं और मृत्यु की बात को स्वीकार कर लेते हैं। दोबारा दोहरा रहा हूं, सामान्य प्रक्रिया यह है कि जिस राज्य में घटना हुई है वहां का मुख्यमंत्री, वहां का डीजीपी, वहां का चीफ सेक्रेटरी, लोकल इंटेलिजेंस, केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे कि यह घटना हुई है, इसमें इतने लोग मरे। हर राज्य में एक स्टेट सिचुएशन रूम होता है, SSR, वहां से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में निरंतर 24 घंटे हर मिनट हर पल संपर्क बना रहता है। जब राज्य सरकार आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि करे कितने लोग मरे हैं, उसके बाद ही देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई बयान जारी करे। लेकिन प्रधानमंत्री ने बिना राज्य सरकार की पुष्टि या स्वीकृति के ट्वीट कर दिया। इस कोण को देखना जरूरी है कि क्या योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी कुछ तेज हो गई है। हम सब जानते हैं कि मोदी भविष्य की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी और उनसे भी ज्यादा अमित शाह की राह का रोड़ा बन सकते हैं। इसलिए बीच बीच में पिछले कई सालों में बहुत कोशिशें होती रही। मोदी और अमित शाह ने अपनी मर्जी के मंत्री बनाने की कोशिशें की हैं, योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार नहीं किया। उन्हें अस्थिर करने के लिए भोपू मीडिया की मदद भी ली जाती है, उसके जरिए कुछ लोग जाकर उत्तर प्रदेश के खिलाफ खबरें चलाते हैं, और अब तो ये बड़ा मौका था। तो मैं इसको इस रूप में भी देखना चाहता हूं। हो सकता है इस घटनाक्रम को देर सवेर योगी आदित्यनाथ की विफलता के रूप में मोदी शाह की जोड़ी उनके सिर पर ठीकरा फोड़ दे। जिम्मेदार वे हैं ही निश्चित तौर पर। राज्य में हुई किसी घटना के लिए केंद्र बाद में जिम्मेदार होगा, पहले राज्य की पुलिस, राज्य का प्रशासन, वहां का मुख्यमंत्री, वहां का गृह मंत्री, वे जिम्मेदार होंगे। तो कल परसों के बाद हम ये भी प्रक्रिया देख सकते हैं, और उससे भी पहले एक अग्नि परीक्षा 5 फरवरी को भी होने वाली। माननीय प्रधानमंत्री अगर वहां स्नान करने जाते हैं तो ये अपने आप में प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो। जब गृह मंत्री और तमाम मंत्रियों के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल लगने पर सैकड़ों वीडियो आ गए थे सामने, किस कदर परेशान हुए हैं लोग, तो प्रधानमंत्री की आमद पर क्या होगा इसकी कल्पना ही की जा सकती है। अंतिम बात जो मैंने शुरू में कही थी, फिर दोहराता हूं, अमलेंदु जी ने भी उससे कुछ विस्तार किया है, संख्या की बात। राजीव जी, अमलेंदु जी, प्रशांत जी, सुनील जी, प्रेम जी, अभी आधा पौन घंटे पहले एक भोपू मीडिया के चैनल ने कहा है कि इस भगदड़ के बाद 6 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। अभी 1 घंटे पहले एक चैनल ने दिखाया। मैंने शुरू में कहा था हमारे मध्य प्रदेश की कुल आबादी है 7 करोड़। 25 किलोमीटर के रेडियस के एक शहर में 6 करोड़ लोग भगदड़ जैसी घटना के बाद कैसे पहुंचे होंगे, कौन से मार्ग से पहुंचे होंगे, हवा ऊपर से अवतरित तो नहीं हुए होंगे आसमान से, और इतने लोग क्या चींटियों की तरह समा गए सड़कों पर और गंगा में स्नान करके डुबकी लगाकर वापस भी लौट गए। तो ये सारे लोग देश को धोखे में रख रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बतौर मीडिया संस्थान डीवी लाइव की जिम्मेदारी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सच बताएं। सरकार किसी की भी हो,
मैं बड़ी विनम्रता से और दृढ़ता से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार होती और ये हादसा हुआ होता तभी डीवी लाइव यही सवाल कर रहा होता। ये रही। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कम से कम सवाल तो पूछेंगे ही, हम सवाल करेंगे और कर ही रहे हैं। पिछले घंटे भर से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, जरा इसके जो सियासी मायने हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं उसी पे चर्चा। और क्या यहां पर बैकफुट पर नजर आ रही है बीजेपी? क्या यहां बुरी तरह फंस गई है बीजेपी इस घटना के बाद? क्योंकि इससे पहले एक आग की घटना घटी, आग लगी थी, वहां सेक्टर में तब्दील किया हुआ है। मुझे तो नहीं पता, सुनील जी और अच्छे से बताएंगे कि वहां की व्यवस्था कैसी है, क्या क्या सेक्टर बनाए गए हैं। लेकिन सेक्टर 19 मुझे जहां तक ध्यान है, जहां आग लगी थी, और उस खबर को भी आनंद फानंद में दबाया गया। आज की इतनी बड़ी घटना जो कल रात 1 बजे के बाद की घटना है, और वहां से लेकर आज शाम को 7 बजे के लगभग अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो समझ लीजिए 18-20 घंटे का इंतजार क्यों करवाया गया, ये भी है। और इसमें कई परिजन, कई लोग रोते बिलखते हुए, ऐसी तस्वीरें, ऐसे फोटो आए हैं। क्या अभी तक सियासी मायने तलाशने, सियासी फायदे लेने की जो जुगत है, जो कोशिश है, उसी में लगी हुई रही सरकार? जी राजीव जी, कहीं से भी कोई प्रायश्चित का भाव नहीं है। कवर अप कैसे किया जाए, अपनी कथित सफलता का डंका कैसे बजाया जाए, लाशों की संख्या कैसे कम दिखाई जाए, इस पर पूरा ध्यान है। अभी सरकार ने 30 मरने की बात मानी है, लेकिन हमारे एक पत्रकार मित्र ने वहां वीडियो डाला है ट्विटर पर, अभी मैं देख रहा था, तो उसमें बॉडी के कफन पर नंबर लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, और उसमें 39 नंबर वो दिखा रहे हैं। तो 39 तो सीधे दिख रहा है, फिर भी सरकार 30 बोल रही है। ये तो हमारी आंखों के सामने है। तो संख्या दबाने के प्रयास हो रहे हैं। और आज ये जो दावा कह रहे थे कि अभी टीवी चैनल 6 करोड़ आने का और कुंभ स्नान करने का कर रहे थे, वो दावा आप देखिए, ये भी दृश्य देखने को मिल रहा है कि पुलिस इलाहाबाद में घुस रही भीड़ को वापस भेज रही थी कि अब आज मत आओ, अब किसी और दिन जाना, लखनऊ जहां के तुम हो वापस चले जाओ। ये भी हम वीडियो देख रहे हैं। यानी जिनको न्योता दिया जा रहा था कि देश भर से कुंभ स्नान करने के लिए आइए, पोस्टर लगाए जा रहे थे और तरह तरह से प्रचार किए जा रहे थे, उनको वापस भी आज भेजा जा रहा है। हम इसका कारण समझ सकते हैं कि भीड़ नियंत्रण का, और आपके पास कोई तरीका ही नहीं है, आप मेजबानी के लिए लायक ही नहीं है, आपने मेजबानी के लायक परिस्थिति नहीं बनाई। तो आ चुके तीर्थ यात्री बोलिए, श्रद्धालु बोलिए, आ चुके श्रद्धालुओं को भी आप वापस लौटा रहे हैं। समझिए कितना पुण्य मिलेगा ऐसे लोगों को जो डंका पीट रहे थे कि पुण्य कमाएंगे और कमा रहे हैं, वो स्थिति है। पूरी तरह से कुप्रबंधन जो है वो दिखा है और सरकार इसका कवर अप कर रही है, और ये होगा नहीं। आप दबाने से बातें दबती नहीं है। कोरोना के समय में गंगा किनारे लाशें, नदियों किनारे छिपाई गई, कहा गया कि ऐसा तो होता है, बह करके आ जाते हैं दूसरे जगहों से लाशें, तो ये वो कोरोना से मरी हुई लाशें नहीं है। लेकिन क्या जनता ने इस बात को माना था कभी कि वो लाशें किसी और वजह से हुई थी? उसी तरीके से हमने अभी एक और विजुअल देखा, 2 लोग हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, बता रहे थे कि हमको बताया गया है कि मीडिया से मत बोलो, हम खोज खोज के थक गए हैं अपने परिजन को, लेकिन मिल नहीं रहा है, और हम पुलिस